हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन हब में। आज हम क्लास 9th के फिजिक्स का थर्ड चैप्टर ग्रेविटेशन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इसके फर्स्ट 2 चैप्टर को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस लेक्चर का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशन। यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। इस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। ये नेचर में काफ़ी वीक फोर्स होता है। इसको सबसे पहले न्यूटन ने डिस्क्राइब किया और इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने एक लॉ दिया। उसको हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। उन्होंने बताया कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। उस फोर्स की वैल्यू दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट और उनके डिस्टेंस के बीच का जो रेडियस होगा उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब हम इसको यहाँ पे डेरिवेशन के थ्रू समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट ये है जिसका मास है m1, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है जिसका मास है m2। तो उन्होंने बताया कि ये वाला ऑब्जेक्ट इस पे F1 फोर्स अप्लाई करेगा, ये F2। तो अब ये इक्वली फोर्स होगा। तो जब हम इस फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो वो फोर्स प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के। तो m1 इंटू m2, ठीक है। और जो इनके बीच का जो ये गैप है रेडियस, जिसको हम इनके सेंटर का डिस्टेंस कह सकते हैं, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से 2 इक्वेशन बनेंगी आपकी। फर्स्ट तो जो ये फोर्स होगा वो इनके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा जो इनके बीच का गैप r है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इन दोनों इक्वेशनों को जब हम पुट करेंगे एक की में, तो ये बनेगा F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r के स्क्वायर। आपको पता है फिजिक्स में जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो उसको हम g से डिनोट करते हैं और इसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.674 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर इनवर्स, ठीक है। तो हमने क्या कहा, ग्रेविटेशन क्या होता है, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं। उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स या ग्रेविटी। नेक्स्ट सबसे पहले ये किसने डिस्क्राइब किया, ये किया न्यूटन ने। तो इसी को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। इन्होंने क्या बताया कि जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं यूनिवर्स में वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं। उस फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों ऑब्जेक्टों के मास के प्रोडक्ट, सही है, कि प्रोपोर्शनल होता है वो फोर्स, और जो इन दोनों के बीच का जो गैप होगा उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट इस सी से हमने क्या डिस्क्राइब किया, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r के स्क्वायर। m1 क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास, m2 क्या है, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास, r क्या है, दोनों ऑब्जेक्टों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने ये कैलकुलेट करना कि सन किसी प्लेनेट पे कितना फोर्स कैलकुलेट करेगा, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर सन का मास और प्लेनेट का मास का प्रोडक्ट होगा और इनके बीच का जो डिस्टेंस है r उसका स्क्वायर होगा, ठीक है। और उसमें हम ये g की वैल्यू पुट करेंगे तो हम इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं इसके, हम यहाँ से इस वाले ग्रेविटेशन फोर्स से क्या क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो भी मून अर्थ के चारों ओर रोटेट हो रहा है, तो जो अर्थ है वो मून पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है या मून अर्थ पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सन प्लेनेट पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, सन मून पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये सब चीज़ें हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इससे पहले हम इसमें एक पॉइंट और समझते हैं, फ्री फॉल। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे को छोड़ते हैं तो वो एक वेलोसिटी से नीचे को मूव करती है, उसको हम कहते हैं फ्री फॉल। अब इसी टॉपिक को एक्सप्लेन करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
जब किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे को गिराते हैं तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, ठीक है। तो जो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है, सही है, पर सेकंड, उसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। सबसे पहले हमने बोला अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से नीचे को छोड़ते हैं, ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कंटिन्यूसली चेंज होगी क्योंकि वो इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। मान लो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट था इसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड। अब जब ये यहाँ पे आई तो इसकी वेलोसिटी हुई 3 मीटर पर सेकंड, और नीचे आएगा तो 5 मीटर पर सेकंड। तो जो इसकी वेलोसिटी ये कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो पर सेकंड, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसको हम जी से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमें इतनी चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जब भी किसी चीज़ की वेलोसिटी चेंज होगी तो वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो जब कोई चीज़ नीचे को गिराई जाती है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती है। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो वहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमने न्यूटन्स के जो 3 इक्वेशन पढ़ी थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हम यहाँ पे ए को रिप्लेस करके यहाँ पे g आ जाएगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे को मूव करेगी तो वहाँ पे उसको ए की जगह में ये क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, सही है। क्योंकि ए क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो वहाँ पर हम एक को रिमूव करके जी ले आएंगे। इसको आप ऐसे समझिए, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, सही है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सही है। v का स्क्वायर इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2GS, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान देनी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो वहाँ पे -g आता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो वहाँ पे +g आता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे को गिराई जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है कंटिन्यूसली। तो उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा पर सेकंड, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ठीक है। तो हमने अभी अभी पढ़ा था अगर यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स को हमने न्यूटन्स के यूनिवर्सल लॉ से इस तरीके से कैलकुलेट किया। तो सबसे पहले हमने ये अर्थ को एज्यूम कर लिया और अर्थ के ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट को एज्यूम कर लिया। तो ये अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो इस तरीके से होगा। यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट की रेडियस है, ऑब्जेक्ट का सेंटर है वो काफ़ी स्मॉल है तो उसको हमने नेग्लेक्ट कर लिया, ठीक है। तो हमने ये वाली इक्वेशन से हमें क्या पता चल गया कि अर्थ उस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा रही है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर का स्क्वायर। एम क्या है यहाँ पे, मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है। नेक्स्ट हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ से ये चीज़ कैलकुलेट की थी, F इक्वल टू एम ए। क्योंकि ऑब्जेक्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है इसलिए यहाँ पे ए को हटा के हम जी ले आएंगे। तो अब F इक्वल टू क्या हो गया, एम जी, ठीक है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गई आपको, एक F इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर के स्क्वायर, इक्वेशन 1। सेकेंड आपका यहाँ पे F इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करते हैं तो एम जी इक्वल टू जी एम एम आर का स्क्वायर, तो m से m कट गया तो आपका g इक्वल टू क्या आ गया, कैपिटल जी एम आर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये स्मॉल g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल एम क्या है, जो लार्ज साइड के ऑब्जेक्ट था उसका रेडियस, और सॉरी मास, और आर क्या है, अर्थ का रेडियस। तो आपको क्लियर हो गया होगा, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। एक बार हम फिर से देखते हैं हमने क्या क्या किया इसमें। हमने स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन निकालना था। तो सबसे पहले हमें ये वाला चीज़ मिला किससे, न्यूटन्स के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। सेकंड ये वाला फॉर्मूला, जो सेकंड वाला फॉर्मूला मिला हमें न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। हमने दोनों को कंपेयर किया तो हमारे स्मॉल जी इक्वल टू क्या गया, कैपिटल जी एम अपॉन आर के स्क्वायर, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक है। और एक चीज़ ये है, जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो हम ए को रिप्लेस कर देंगे जी से। और कहाँ पे रिप्लेस करेंगे, जो न्यूटन के थर्ड लॉ थे, v इक्वल टू यू प्लस जी टी वाले इक्वेशनों में, ठीक है। तो
इतनी चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है मास एंड वेट। मास क्या होता है, किसी भी बॉडी में जितना मैटर कंटेंट किया जाता है उसको हम कहते हैं मास। ठीक है, इसका यूनिट होती है केजी। ठीक है, मास कभी भी चेंज नहीं होता, मास कांस्टेंट होता है। ठीक है, मास आपका अर्थ में भी उतना ही होगा जितना मून पे होगा। नेक्स्ट है वेट। वेट क्या होता है, जो अर्थ हम पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है वही होता है हमारा वेट। ठीक है, तो वेट इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो W इक्वल टू mg। ठीक है, और वेट हमारा वेरी करता रहता है प्लेस टू प्लेस, और वेट हमारा जी पे डिपेंड करेगा, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर है। मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वेट वेरी करता है। मास क्या होता है, किसी भी बॉडी ने जितना मैटर कंटेंट किया होता है वो होता है मास। वेट क्या होता है, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई किया जाता है वो होता है वेट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मास और वेट में डिफरेंस, तो ये आपको याद होना चाहिए। मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। वेट क्या है, ड्राइव क्वांटिटी। सही है, ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी होती है। ठीक है, मास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। वेट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। मास होता है जितना मैटर कंटेंट किया होगा किसी बॉडी ने, वो होता है मास। वेट क्या होता है, किसी बॉडी ने कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, किसी बॉडी पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम कहते हैं वेट। ठीक है, मेन पॉइंट ये, मास कांस्टेंट होता है, कभी चेंज नहीं होता, लेकिन जो वेट होता है वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। ठीक है, एग्जांपल के लिए अर्थ पे हमारा मास कॉस्ट जितना होगा उतना ही मून पे होगा, लेकिन वेट जितना अर्थ पे है उतना मून पे नहीं होगा, वो जी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और मास का यूनिट होते हैं केजी और वेट का यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, आपको एक रिलेशन ये याद रखना है, हमारा जो मून पे मास होगा वो 1/6 होगा मास ऑफ अर्थ के। अगर आपका वेट क्या है, अर्थ पे है 60 kg, तो मून पे कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 60, तो वो आ जाएगा 10 kg। ठीक है, ये रिलेशन आपको क्लियर होना चाहिए कि जो मून पे हमारा वेट होगा वो अर्थ के 1/6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर सिंपल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। सही है, ये कोई एरिया है, सही है, इसके यूनिट एरिया पे जितना फोर्स आप अप्लाई करोगे वो क्या होता है प्रेशर। ठीक है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला आप ये देख होंगे, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर आप एरिया को यूनिट रखते हो तो आपका जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स। ठीक है, तो आपको सिंपल से याद रखना, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। आप को इसकी यूनिट भी याद होनी चाहिए, प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर आपको यूनिट निकालनी नहीं आती तो फोर्स का यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट है प्रेशर इन फ्लूइड। तो अगर हमने किसी कंटेनर में फ्लूइड रखा है तो फ्लूइड के वेट के कारण इसके बेस पे क्या लगेगा, एक प्रेशर लगेगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं प्रेशर इन फ्लूइड। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, फ्लूइड के वेट के कारण जो प्रेशर लगता है उसको हम कहते हैं प्रेशर इन फ्लूइड। ठीक है, और ये हाइट पे डिपेंड करती है। सही है, क्योंकि जो ये प्रेशर P इक्वल टू होता है ρgh, तो जितनी डेप्थ होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, फर्स्ट इसमें आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक बाउंसी। जब हम किसी भी बॉडी को फ्लूइड में मर्ज कराते हैं पार्शली या फुली, तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है, उसी को हम कहते हैं बाउंसी फोर्स। ठीक है, और ये बाउंसी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे ये आपका फ्लूइड है, इसमें आप किसी बॉडी को मर्ज करा रहे हो, पार्शली या फुली जितना भी होगा, तो इस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है, इसको हम कहते हैं बाउंसी या बाउंसी फोर्स। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट का वेट
अगर ऑब्जेक्ट का वेट बाउंसी फोर्स से लेस है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, पानी के ऊपर फ्लोट करेगा या तैरेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है बाउंसी फोर्स से तो क्या हो जाएगा, बॉडी डूब जाएगी। या आप ऐसे समझिए, ये आपका कंटेनर है, इसमें आपने फ्लूइड भरा है, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, एक सेकेंड, ये है, ये फ्लूइड है, या आपने कोई ऑब्जेक्ट रखी, इस पर एक बाउंसी फोर्स अप्लाई हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और अगर इस ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा हो गया बाउंसी फोर्स तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा, लेस होगा बाउंसी फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा या तैरेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो फर्स्ट हमने क्या देखा, हमने देखा प्रेशर इन फ्लूइड। तो हमने क्या देखा, फ्लूइड के वेट के कारण बॉडी पे क्या लग रहा है, कंटेनर पे एक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। और प्रेशर हाइट इंक्रीज होने पे प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा बाउंसी। बाउंसी क्या होता है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मर्ज या फुली या पार्शली मर्ज कराते हैं तो उस पर एक फोर्स अपवर्ड फोर्स लगता है, उसको हम कहते हैं बाउंसी फोर्स। अगर बॉडी का वेट ज़्यादा होगा बाउंसी फोर्स से तो बॉडी क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। और अगर फोर्स ऑफ जो ये बाउंसी फोर्स ज़्यादा होगा बॉडी के वेट से तो बॉडी फ्लोट करेगी या तैरेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, अगर हम किसी बॉडी को पार्शली या कंप्लीटली मर्ज कराते हैं तो उसमें एक फोर्स अपवर्ड फोर्स लगता है, ठीक है। और वो फोर्स किसके इक्वल होता है, जितना बॉडी ने वाटर को डिस्प्लेस किया हो, ठीक है। आप ये डायग्राम के थ्रू समझिए, आपने ये वेट को इस वाटर में मर्ज कराया तो अब ये वेट कुछ वाटर को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। ये देखिए इसने इतना वाटर डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो जो ये अपवर्ड फोर्स लग रहा है वो किसको इक्वल होगा, जितना वेट इस वाटर का है, ठीक है। हमने बोला अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में मर्ज कराते हैं तो इस पे एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, वो फोर्स किसके इक्वल होगा, जितना वाटर इस बॉडी ने डिस्प्लेस किया होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और एक पॉइंट और है, यहाँ पे जो ये बॉडी है इसका वेट लेस अपेयर होगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इस पे एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है। एक बार और समझते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल को। आर्किमिडीज ने क्या बोला, अगर हम किसी भी बॉडी को वाटर में फुली या पार्शली मर्ज कराते हैं तो इस बॉडी पे एक अपवर्ड फोर्स लगता है, ठीक है। वो अपवर्ड फोर्स किसके इक्वल होता है, जितना वाटर इस बॉडी ने डिस्प्लेस किया हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपने इस बॉडी को इस वाटर में मर्ज करा दिया तो इसने इसका इतना पार्ट वाटर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये वाटर किसके इक्वल है, जितना इस पर अपवर्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और एक पॉइंट और है, जब हम इस बॉडी को वाटर में डिस्प्लेस कराते हैं तो इस बॉडी का वेट लूज होता जाता है। एग्जाम्पल के लिए पहला इसका वेट था 20 kg, जब हम इसको वाटर में मर्ज कराएंगे तो इसका वेट बचेगा 16 kg, ठीक है। ये जो ये डिफरेंस आया 4 kg का वो किसके कारण आया, अपवर्ड फोर्स के कारण, ठीक है। तो जो ये चेंज ऑफ वेट हो रहा है वो किसके इक्वल होगा, अपवर्ड फोर्स के कारण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आपको ये वाला फॉर्मूले से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर आप किसी बॉडी को वाटर में मर्ज कराते हो तो उस पर एक अपवर्ड थ्रस्ट लगता है। अपवर्ड थ्रस्ट किसके इक्वल होगा, जितना उसने वाटर को डिस्प्लेस किया होगा, ठीक है। और इसका जो बॉडी का वेट लूज होगा वो किसके इक्वल होगा, जितना अपवर्ड फोर्स लगा है, ठीक है। जो भी ये बॉडी है ये हमने वाटर में डिस्प्लेस किया था, वाटर में मर्ज कराया था, तो इस बॉडी का वेट लेस अपेयर होता, वो कितना लेस होगा वो अपवर्ड थ्रस्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में एयर है वो यूनिट एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इसको हम बैरोमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। और एटमॉस्फेयर का प्रेशर डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम हाइट बढ़ती है। मान लो ये अर्थ का सरफेस है, हम इसके सरफेस से जितनी हाइट पे जाएंगे उतना वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर
डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है, इसका SI यूनिट क्या होता है, पास्कल, और 1 ATM इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सही है, तो सिंपल है, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका जो यूनिट होता है kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी रेशियो होता है किस किस का, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पे रेशियो होता है किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी का और वाटर की डेंसिटी का। ठीक है, तो एक बार हम इसका क्विक रिवाइज करते हैं पूरे चैप्टर का। सबसे फर्स्ट हमने देखा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, ये नेचर में वीकेस्ट फोर्स होता है, और इसको सबसे पहले न्यूटन ने डिस्क्राइब किया, तो इसको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन ने बताया यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं, वो फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, मान लो आप हो, सही है, चेयर है, टेबल है, ये सब एक दूसरे पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, उसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वहाँ से आपकी ये दो इक्वेशन बनी। सही है, ये एक ऑब्जेक्ट था, ये दूसरे ऑब्जेक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल और इनके बीच का जो ये गैप है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वहाँ से आपका ये क्या आया, F इक्वल टू G m1m2/r²। ठीक है, यहाँ पे G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू है 6.674 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या था, ये सन है, ये प्लेनेट है, सन प्लेनेट पे कुछ फोर्स लगाए, उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराते हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है। ठीक है, तो उसका जो ये रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी है उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि जिस भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है तो वहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे को छोड़ते हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है, तो यूनिट टाइम में उसकी जितनी वेलोसिटी चेंज होती है उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम जी से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है 9.8। नेक्स्ट हमने रिलेशन देखा स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में। इसमें हमने न्यूटन्स के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमने ये वाली इक्वेशन फाइंड आउट की। नेक्स्ट न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन से हमने ये दूसरी इक्वेशन F इक्वल टू mg। ठीक है, हमने इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया तो हमारी जो स्मॉल जी की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, G इक्वल टू कैपिटल G इंटू एम इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, एक पॉइंट आपको याद रखना है, अगर आप अपवर्ड या डाउनवर्ड जाते हो तो जो ये न्यूटन के मोशन की इक्वेशन थी V इक्वल टू यू प्लस ए टी, सही है, और S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और V का स्क्वायर इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2s। तो यहाँ पे आपको A को रिप्लेस करके G रखोगे। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो आप यहाँ पे A को हटा के G लिखोगे। ठीक है, उसमें अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो नेगेटिव जी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो पॉजिटिव जी। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके न्यूमेरिकल में काम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा मास और वेट। तो मास क्या होता है, किसी भी बॉडी ने जितना मैटर कंटेंट किया होता है उसको हम कहते हैं मास। मास की ऐसा यूनिट होती है केजी और ये कांस्टेंट होता है, ये कहीं भी वेरी नहीं करता। मान लो आपका मास यहाँ पे 20 केजी है तो मून पे भी 20 केजी रहेगा। नेक्स्ट है वेट। वेट क्या होता है, जितना हम पर अर्थ जितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है वही क्या होता है, वेट। ठीक है, तो वेट इक्वल टू आप सिंपल सा ग्रेविटेशनल फोर्स एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, वेट चेंज होता रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मास और वेट में डिफरेंस। ठीक है, मास क्या था, फंडामेंटल क्वांटिटी, वेट क्या था, ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है, मास स्केलर क्वांटिटी, वेट वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये सब याद होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे जो मून पे जो हमारा वेट होता है वो अर्थ के वेट का 1/6 होता है, तो ये आपको रिलेशन याद होना चाहिए।
एग्जाम्पल के लिए अगर आपका वेट यहाँ पे 60 kg है तो मून पे जाके उसका 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं प्रेशर, ठीक है। ये आपका कोई एरिया है, इसके यूनिट एरिया पे आप जितना परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करोगे वो होगा प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, इसका एसआई यूनिट होता है पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेशर इन ए फ्लूइड। तो जिस भी कंटेनर में आप फ्लूइड रखते हो तो उसके वेट के कारण उस पर एक प्रेशर लगता है, उसी को हम कहते हैं प्रेशर इन फ्लूइड। जितनी आप हाइट बढ़ाते रहोगे, सही है, डेप्थ, उतनी आपका प्रेशर बढ़ता रहेगा। एग्जाम्पल के लिए आपका ये कंटेनर है, इसमें आपने फ्लूइड रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा इस वाले एरिया पे, सही है, जो सबसे नीचे का एरिया होगा, क्योंकि जितनी आपकी डेप्थ बढ़ेगी उतना आपका प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। ये प्रेशर किसके कारण होता है, फ्लूइड के वेट के कारण, ठीक है। नेक्स्ट था बाउंसी। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पार्शियली या फुली मर्ज कराते हो किसी लिक्विड में तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स वर्क करता है, उसी को हम कहते हैं बाउंसी फोर्स या बाउंसी, ठीक है। नेक्स्ट ये पॉइंट आपको याद रखना है, अगर आपका ऑब्जेक्ट का वेट बाउंसी फोर्स से ज़्यादा है तो आपका बॉडी क्या हो जाएगा, फुली मर्ज हो जाएगा, मतलब इसमें डूब जाएगा। और अगर आपका बाउंसी फोर्स ग्रेटर है किससे, आपके ऑब्जेक्ट के वेट से, तो ये बॉडी क्या करेगा, फ्लोट करेगा, मतलब तैरेगा, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज ने क्या बताया, अगर किसी बॉडी को आप वाटर में मर्ज या पार्शियली मर्ज कराते हो तो उस पर एक अपवर्ड थ्रस्ट वर्क करता है। अपवर्ड थ्रस्ट किसके इक्वल होगा, जितना उस बॉडी ने वाटर डिस्प्लेस किया हो, ठीक है। ये आपका कोई बॉडी था, वो आपने वाटर में मर्ज कराया, तो अब ये जो बॉडी जब वाटर में जाएगा तो ये कुछ वाटर डिस्प्लेस करेगा, सही है। तो ये वाटर डिस्प्लेस किसके इक्वल होगा, जितना इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो अपवर्ड थ्रस्ट क्या हो गया, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, ठीक है। एक चीज और है, जब हम किसी बॉडी को वाटर में मर्ज करा रहे हैं तो जो ये अपवर्ड थ्रस्ट होगा ये क्या करेगा कि इस बॉडी के जो इसका एक्चुअल वेट होगा उससे थोड़ा सा इसके वेट को कम करेगा, सही है। तो कम क्या करेगा, हमें उसका वेट कम अपेयर होगा, तो जो कितना वेट कम अपेयर होगा वो किसके इक्वल होगा, अपवर्ड थ्रस्ट के इक्वल। तो हमने क्या बोला, जब भी हम किसी बॉडी को वाटर में मर्ज कराते हैं तो उस पर एक अपवर्ड थ्रस्ट लगता है। अपवर्ड थ्रस्ट किसके इक्वल होगा, जितना उसने वाटर डिस्प्लेस किया हो उसके वेट के इक्वल, और वही अपवर्ड थ्रस्ट किसके इक्वल होगा, जितना उसका वेट लॉस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है वो हम पर एक प्रेशर अप्लाई करती है, उसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये हमारा अर्थ है, इसके चारों ओर क्या होती है, एयर होती है, सही है। तो एयर किसी यूनिट एरिया पे जितना प्रेशर लगाएगा वो हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी यूनिट क्या होती है, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम कैलकुलेट करते हैं बैरोमीटर से। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी क्या हो गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एंड रिलेटिव डेंसिटी रेशियो होता है किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी का रेशियो, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गया, किसी सब्सटेंस की डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी, ठीक है। और वाटर की डेंसिटी कितना होता है, 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो वाटर की जो डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, सही है। 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया होगा कि किसी सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और आपने रिलेटिव डेंसिटी निकालनी, तो आपको याद होना चाहिए जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है या 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इतनी चीज़ ये आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो आप ये कंप्लीट चैप्टर को देखिए, आपका ये पूरा थ्योरी पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है।